हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। मैंने बोला मैं थोड़ा सा फ्री बैठा हुआ था, ठीक है। नोट्स लिखना हो गया था, तो मैंने बोला 7 बजे तक का क्यों वेट करूं, ठीक है। बच्चों को पहले ही लेक्चर करके दे देता हूं। तो मैंने बोला एक रिवीजन कम सीरीज 2 एमटीपी का सोल्यूशन वीडियो बना देता हूं बच्चों के लिए मज़ेदार, और ये वो देख लेंगे। फिर आगे का भी उनको प्लान बता दूंगा कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एमटीपी के साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, उसी तरह जिस तरह अनअकैडमी पर 5 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 5 महीना का सब्सक्रिप्शन फ्री पाएं, 3 महीने पे 3 महीना फ्री पाएं, आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन जो 45,000 का है वो 40,000 में पाएं ऑन यूजिंग कोड सीएसजी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोड सीएसजी पर मिलेगा, और वो भी 14 तारीख तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सर, केस सिनारियो नंबर 1। एक कंपनी है, Manapurnam Limited is a leading construction company of India. In 2022, the company decided to convert itself into a private company due to strategic reasons and changes in shareholding. After passing a special resolution and altering its article, the company formally became a private company. Okay. इट चेंज इट्स नेम फ्रॉम मन्नापूर्णा लिमिटेड टू मन्नापूर्णा प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह के नाम चेंज के लिए क्या आपको कोई अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? कुछ भी नहीं पड़ती। इसमें तो सबसे फनी ये है कि अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़नी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर आरओसी के पास दे के रखी है, फिर प्रोविजन में लिखा है कि आरओसी को इन्फॉर्म करना है नाम चेंज के बाद, और आरओसी ही परमिशन भी दे रहा है। द कंपनी सेक्रेटरी advised the board to file INC 24 with the central government for his name change. In January 25, the company planned to acquire high-tech machinery and required 50 crore in funding. It approached ABC Bank, which is agreed to lend amount against fixed charge on company's plot in Delhi. Registration कराना पड़ेगा। A year later, due to financial difficulties, the company decided to sell its plots, including the Delhi plot. Kalyani Limited, a real estate development company, agreed to purchase the Delhi plot for 20 crore. During due diligence, Kalyani discovered that ABC Bank held a registered charge on the property as the security for the loan. देखो गलती किसकी है? सामने वाले की गलती है। जब आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो आपको खुद ही, मतलब कोई एसेट खरीदा, आपको खुद ही चेक कर लेना चाहिए कि उस पर चार्ज है या नहीं। ठीक है। In February 26, Mannapunna Limited accepted 12 crore as public deposit, of which 7 crore is maturing in the next financial year. The board reviewing the company's financial position observed that the aggregate outstanding loans and deposits have reached 62 crore and formed the view that the company was required to constitute an audit committee since it exceeded 50 crore. Okay. ये कंपनी को एक ऑडिट कमेटी बनाना है क्योंकि कंपनी ने 50 करोड़ रुपए एक्सीड कर दिया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Manapurna issued 10,000 equity shares through private placement approved by the board on 1/3/2026 and separately approved a buyback of 5,000 shares on 15/4। अब 5,000 जो बायबैक हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने इनके पास? अच्छा, वो दिया नहीं हुआ, ठीक है। इशूड 10,000, अप्रूव्ड ऑन 1/3, और एक ही 15 दिन के बाद 5,000 बायबैक भी कर लिया। अच्छा, बोथ वर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। चलो ठीक है। इस फाइलिंग ऑफ INC 24 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर नेम चेंज? कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो नाम से खाली एक ही चीज चेंज कर रहा है ना, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड, और कुछ चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो अलग से फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। नो। नेक्स्ट। Manappunam Limited sells Delhi plot to Kalyani, but the property carries ABC's bank's existing charge. Was it Kalyani's correct legal position? हाँ, ये है। देखो, जब आप चार्ज रजिस्टर कर लेते हो अंडर सेक्शन 77, तो इट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि सबको इस बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता था तो वो आपकी गलती है। What amount must Mannapurna deposit in deposit repayment reserve, given that 6 crore of its 12 crore deposits mature during that year? उसका 20%, उसका 20%, 6 करोड़ का 20%, 1.2 करोड़। कल लास्ट वाले में भी ये क्वेश्चन आया था। By what dates Mannapurna Limited is required to update its register of members in the private placement allotment was approved on 1/3/2026? ठीक है। अगर 1/3/2026 में है
ओके, तो अपनी किताब 7 दिन के अंदर अपडेट करनी होती है, और बायबैक हुआ है 15 तारीख को, तो 15 तारीख से भी 7 दिन, तो 15 तारीख से 7 दिन हुआ 22 दिन। ये चैप्टर नंबर 7 से 1 तारीख से 7 दिन हुआ 8 दिन, तो 8 और 22, ए ऑप्शन है आंसर। आपको है ना कि जब कोई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जो भारत में है, उसको आपको 7 दिन के अंदर अपडेट करना होता है, और जो भारत के बाहर का है उसको आपको अपडेट करना होता है विद इन 7 गिवन डेज, मतलब सॉरी 15 गिवन डेज, फॉरेन रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, MGT3 वाली। Brown Solutions LLP was formed in India to provide solar panel installation solution. Mr. Pradeep, an NRI, considering inducting Mr. Rajiv, who resided in India for 2nd July 2023 to 30th October 23. Miss Jenny, a US citizen visiting India on business visa. Dark Horse LLP, a Singapore registered LLP, and Urban Tech Private Limited, an Indian private company. They jointly decided to appoint Mr. Rajiv and Mr. Pradeep as designated partner. The LLP registered office is in Jaipur. It was registered on 12/12/2024. 6 months later, Brown Tech Solutions discovered the registration and believing LLP's name could cause confusion to dilute its brand, filed a complaint. 6 महीने के अंदर किया, ठीक। Contributions under LLP agreement: राजीव 5 लाख, प्रदीप 8 लाख, जेनी एक AI एल्गोरिदम दी है 11 लाख का। डार्क हॉर्स LLP सोलर इक्विपमेंट में स्पेशलाइज करता है, एंड अर्बन टेक R&D दिया है 2 ईयर का, वैल्यूड है 20 लाख। सर क्या हम लोग जब क्या बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम उसमें क्या फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल दे सकते हैं? द आंसर इज यस। जो भी हो, बस बुक्स में क्लियरली लिखा होना चाहिए। 32-33। Rajiv, without informing his partner, used LLP's letterhead to contract with Vardha Corporation for solar equipment worth 20 lakhs for his personal use. घर में 20 लाख का इक्विपमेंट लगा के क्या करेगा? When Vardha Corporation sought payment from the LLP, Rajiv admitted that the purchase was personal. Separately, a client sued the LLP for 15 lakh in damage over legitimate project handled by Miss Jenny and Dark Horse LLP that went wrong, and demanded payment from Jenny and Dark Horse from the Dark Horse LLP personal assets since LLP was said to be insufficient. पर्सनल के लिए तो लायबल नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ। करंट पोजीशन ये है कि एलएलपी के एसेट 50 लाख है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी 30 है, तो मिला के हुआ 20। वर्धास कॉर्पोरेशन क्लेम 20 लाख, ठीक है, ओके। क्लाइंट्स लेजिटिमेट क्लेम 15 lakhs। मतलब ये जो इससे मांगा जा रहा है वो 20 है, क्लाइंट का 15 है। अब देखते हैं क्या होता है। फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट नीडिंग 15 लाख, जेनी लेंट 5 lakhs टू दी एलएलपी एट 5% इंटरेस्ट अंडर अ फॉर्मल लोन अग्रीमेंट। LLP simultaneously took a similar loan from Hem Finance and NBFC. On default, Mr. Jenny claimed repayment priority owing to fiduciary position as a partner. Very good. Hem disputed it. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला, क्या प्रदीप एंड राजीव आर वैलिड टू बी चूज्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर? सबसे पहले देखो इनका स्टेटस क्या है। राजीव हु रिसाइडेड इन इंडिया फ्रॉम 2 जुलाई टू 30th अक्टूबर, 2 जुलाई से 30th अक्टूबर, ठीक है। और दूसरा कौन है? प्रदीप। प्रदीप कौन है? प्रदीप 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 कहाँ गया? प्रदीप तो प्रदीप एनआरआई कंसिडरिंग, अच्छा वो तो पूरा ही एनआरआई है, ठीक है, वो तो पूरा ही एनआरआई है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो अगर राजीव 120 डेज इंडिया में रहा है तो वैलिड हो जाएगा। तो राजीव का देख लो, जुलाई 2 को ये आया है, और जुलाई के 31 माइनस, अच्छा 2 तारीख को तो आया ही है, तो 30 दिन इधर हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। हाँ, ये तो 120 दिन से ज्यादा है, तो ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड है। यस,
Rajiv has stayed for more than together with Pradeep can be appointed as designated partner. Next. In Brown Tech Solution, complaint against a similarly named Brown Solution LLP maintainable. What is it the correct procedure? क्या ये कंप्लेन मेंटेनेबल है? हाँ. और सेक्शन नंबर 17 में इनको 3 महीने के अंदर टाइम चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा. अगर इन्होंने कर लिया तो 15 दिन में आरओसी को बताओ, फिर 30 दिन में आरओसी नया सर्टिफिकेट देगा. अगर इन्होंने नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट सो मोटो नाम चेंज कर देगी. How should the partners' varied contribution, CA, cash, IP, equipment, services be recorded in the books? हर तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स में, वेदर डोमेस्टिक फॉरेन, वेदर मतलब टैंजेबल हो इनटैंजेबल हो, सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए इन मॉनेटरी वैल्यू. How should Miss Jenny's position as a lender alongside him be evaluated? देखो सर, जब आप एक क्रेडिटर बनते हो ना, सेक्शन नंबर 69, जब आप एक क्रेडिट 66, जब आप एक क्रेडिटर बनते हो तो आपका एक सेम स्टैंडिंग हो जाता है एज जो बाहर वाले का है. ठीक है, आपकी कोई अलग स्टैंडिंग नहीं होती है. तो अगर जेनी ने एक लोन दिया है, शी विल स्टैंड अलोंग साइड हेम फाइनेंस लिमिटेड इन द सेम मैनर. तो मिस जेनीज लोन इज ट्रीटेड एज पार विद द अदर क्रेडिटर्स बिकॉज वो सेम ही है, उनको कोई अलग स्टेटस नहीं मिलेगा इस केस में. नेक्स्ट. निखिलेश, अ साइंस स्टूडेंट एट द किंगस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल, Tricky, completed class 12 and left India on 5th August 24 to pursue 2-year bioengineering program in Germany. During his studies, he required 60,000 USD per year for tuition and incidental expenses and anticipated possible additional expenses due to rising living cost or unforeseen circumstances abroad. He returned to India on 25th December 2025 and established Sangram Ventures Private Limited at Trichy. Okay. The company needed to import machinery worth 250 from German supplier on 3 months credit and some short term credit हुआ, and some overseas creditors were willing to extend loans to the company. After installing the machinery, the company began manufacturing and built strong domestic and export demand. Some European buyers made advance payment for its products, which the company accepted. ठीक है. सबसे पहला चीज, what was Nikish's residential status in 24-25? ठीक है, अंडर द फेमा एक्ट. साइंस स्टूडेंट है, कंप्लीटेड क्लास 12, लेफ्ट इंडिया ऑन फिर टू परस्यू 2 ईयर. पढ़ने ही गया है ना, पढ़ने ही गया है. अब उसको पूछ रहा है 24-25 में, ठीक है, 24-25 के में उसका स्टेटस क्या होगा. 24-25 में पूछ रहा है. हाँ, फिनेंशियल ईयर 24-25 में. तो फिनेंशियल ईयर 24-25 में, क्योंकि वो पढ़ने के लिए इंडिया के बाहर गया हुआ है, नहीं 24-25 है ना, 24-25, तो इसके लिए पिछला साल देखेंगे, 23-24. 23-24 का तो कोई डेटा दिया नहीं हुआ है. हाँ, ये साल 24-25 होगा, तो ये तो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इसका पिछला 2 साल देखेंगे तो 23-24 होगा. तो 23-24 में तो ये इंडिया में है ही, ऐसा लग रहा है कि ही इज इन इंडिया. हाँ, ही इज इन इंडिया. तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा, क्योंकि उसके पहले का तो कोई डेटा दिया नहीं हुआ है ना. नेक्स्ट. Having already remitted 60,000 during the year 24-25 for tuition and living cost, what is the maximum additional amount which Nikesh, while still resided and eligible under the RRS, could remit outside India? और कितना कर सकता है? देखो सर, 250 की लिमिट होती है, 60 कर दिया, 190 बाकी है, USD 190.
ठीक, नेक्स्ट। Which regulatory framework governs Sangram Ventures Private Limited import of machine River 250 from Germany on 3 months credit? शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इन नेचर ऑफ कैपिटल गुड्स है, तो आरबीआई का आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर द फेमा एक्ट। मेरे को ना इसका भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि देखो बात ऐसी है, ये पैसा तो इसने उसकी तरफ किया है, क्या बोलते हैं, पढ़ाई की तरफ। ठीक है, अब पढ़ाई की तरफ किया हुआ पैसा जो है, वो अगर 60,000 एलआरएस में निकाल दें तो उसके बाद भी तो 150 हो सकता है, मतलब सॉरी 250 हो सकता है, क्योंकि ये तो एजुकेशन में जाएगा। बट पता है यहाँ पर ये माइनस करके दिखाया क्यों है? क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है, पहले जो एजुकेशन के लिए या इमिग्रेशन के लिए या आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, वो एलआरएस से लेस होगा, उसके बाद बाकियों में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज में। रेडियंट फार्मा लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। Three of its major shareholder, Mr. Kabir, Mr. Leela, Miss Leela, sorry, and Sunrise Holdings Private Limited, collectively holding 40% of the company's paid-up capital, decide to offer their entire shareholding for sale to public through an offer document in consultation with the company's board. The offer document is issued by these three shareholders and not by the company, inviting public to purchase their share. A shareholder who subscribed to the shares through this offer document later discovers a certain material misstatement and wishes to know that whom he can proceed against. Since the document was technically not issued by the company but by selling those shareholders, which of the best legal explanation as per section number 28? The offer document is valid only if it is first approved and countersigned by the registrar of company. Without such approval वो वैलिड नहीं होता, और अंडर सेक्शन 28 आपको पहले बोर्ड से पूछ के बोर्ड जो डॉक्यूमेंट बनाता है वही वाला बाहर भेजना होता है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। डर्क सॉफ्टवेयर कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश, ये वाला क्वेश्चन जैन मई 27 वालों को भी देखना चाहिए, मैं उनको शेयर कर दूंगा, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि आज ही उनका सेक्शन नंबर 28 हुआ है। Dirk Software Company, a company incorporated in Australia, proposes to establish a place of business in Mumbai. The list of directors include Arun, Managing Director, Ranveer, Director, Ramesh, Director, Nawaz, Director. Miss Lavanya has been appointed as the Secretary of Dirk Software Company, INC. It is noted that Ramesh, Malik, and Nawaz, resident in India, are persons who have been authorized by Dirk Software Company to accept on behalf of the company services of the process, notices or other documents required to be served on the company. वो एक resident appoint करना होता है ना। In relation to the company's establishment, you are required to entitle Dirk Company INC with respect to whose a declaration will be required to be submitted to ROC for not being convicted or debarred for the formation of the company in or outside India. अरुण, रणवीर, रमेश, नवाज, ठीक है, सबको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लेकिन जो बंदा यहीं पर है उसको देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब सारे के सारों को ही देना पड़ेगा, ऑल ऑफ देम हैव टू गिव इट। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर सबको देना। ठीक है, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को देने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अपील ऑफ एन इनैक्टमेंट अंडर सेक्शन 6? वो कुछ भी वापस रिवोक नहीं करेगी।
Where a central act repeals any enactment unless a different intention appears, repeal shall not revive anything not in force existing at the time when the repeal takes. Okay. Repeal shall not affect the provision of operation of any enactment so repealed or anything done or suffered thereafter. Right, privileges, obligation को नहीं affect करती है. Any legal proceeding or remedy any legal proceeding or remedy in respect of any right, privilege, obligation, penalty cannot be continued after repeal. नहीं, ये गलत है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो पुराने एक्ट में है वो तो कंटिन्यू हो गई. फ्रेश प्रोसीडिंग कभी नहीं शुरू होगी. तो 1 2 3 सही है. जो चीज डिसाइड हो चुकी है वो हो गई है. लास्ट. Miss Farah is examining a central act which has received the assent of the president on 10th January, but the act itself is silent as to the specific date on which it shall come into force. Which of the following reflects? Parliamentary procedures complete हो चुके हैं ना. ये immediately comes into force commencement है unless contrary is expressed. As coming into operation immediately on the expiry of the day preceding its commencement unless the contrary is expressed. तो तुरंत हो जाएगा. ठीक है, तुरंत. तो मतलब बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया, अब उसको गजेट में डाल के तुरंत एप्लीकेबल करा देंगे. 10 तारीख को एसेंट मिला, 10 तारीख से ही एप्लीकेबल, अनटिल अनलेस कुछ और ना दिया हो. अच्छा, एक से ज्यादा स्टेटमेंट देख लें. एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को लगा और भी है. Where no specific date is mentioned, the act shall be construed to have come into operation on the date it has received the assent of the president, 10 जनवरी को. ठीक है. Commencement as defined under section means the day on which the act comes into force. अच्छा, ये भी बताना है. ओके, अच्छा अच्छा, ये भी बताना है. ओके, तो चलो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है. A central act shall be construed coming into operation immediately on the expiry. ये भी बात सही है. Where an act is expressed to come in force on a particular day, it shall commence on the expiration of that day. Since हाँ, और वो उस दिन में अगर लेट भी आ रहा है तो ऐसे माना जाएगा कि वो पिछले दिन के मिडनाइट से मिडनाइट कवर करके रखा हुआ है. 4 चारों सही है इसमें तो सी आंसर है. और इसमें एक और भी पॉइंट था कि जस्ट बिकॉज एक कानून, ठीक है, को बेंच पर डाल दिया गया है, बिल पास हो गया है, ठीक है, बट क्या वो एप्लीकेबल हो जाता है? नहीं सर, वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करके गजेट में ना दिया गया हो, तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच गाइस. अब सुनो क्या है कहानी. अब सैटरडे संडे आपका 2 दिन ऑफ है, ठीक है. ये 2 दिन बैठ के अपना रिवाइज करिएगा बढ़िया से, ठीक है. अब इसके बाद 17 तारीख से 10 दिन मेरे, ठीक है, 17 से 27. अब इस 10 दिन में मैं आपकी वापस से आंसर राइटिंग कराने जा रहा हूं. 80 क्वेश्चन पहले लिखा चुका था, और अब MTP 1 और 2 का सोल्यूशन, RTP का सोल्यूशन सितंबर वाली, और मई 26 का पेपर. अब ये इनके क्वेश्चंस हम लोगों को खत्म करने हैं इस 10 दिन के अंदर अंदर. तो हमारा पूरा अडेंडम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ICI का यूनिवर्स कवर हो जाएगा फ्रॉम जून 24 टू सितंबर 26. सब कवर हो जाएगा, ठीक है. चलो डन सर. अब कोई पूछेगा वो 80 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? यूट्यूब पर जाके वीडियोस कॉलम को चेक करिएगा, इसी चैनल के, वहां पर आपको मिल जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो हेलो.